हेलो वीवर्स। इस यूट्यूब चैनल के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 30 आवर्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो एक प्रोग्रामर्स के लिए ज़रूरी होती हैं, लाइक HTML एंड CSS से लेकर .NET है, PHP है और jQueries हैं और CH प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर से इंटीग्रेशन है, सर्वर पे कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करना है, एप्लीकेशन बनाना है, एंड्रॉयड ऐप बनाना है, तो इसके अंदर मैं आपको अहम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड पार्ट है, मैं आपको इसमें बताऊंगा। आज अभी जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको ओरिएंटेशन कर देता हूँ कि इस हमें प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना है और क्या हमारे इसके अंदर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप सभी लोगों से एक फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि आप सभी लोग ये बताएं कि एक सॉफ्टवेयर बनाने में या एक वेब एप्लीकेशन बनाने में अगर 100 डेज़ का प्रोजेक्ट है, 100 डेज़ का अगर प्रोजेक्ट है तो हाउ मेनी डेज़ फॉर द प्रोग्रामिंग, हाउ मेनी डेज़ फॉर द प्रोग्रामिंग, मतलब अगर हमारा 100 डेज़ का प्रोजेक्ट है तो हमें उसमें कितने दिन प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और कितने दिन पेपर वर्क होगा, कितने दिन क्लाइंट्स इंटीग्रेशंस होंगे, क्लाइंट्स के क्वेश्चन आवर्स होंगे और किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होगा, मतलब कौन से दिन कितना काम होगा। आप सभी लोग इसका कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं, मैं बाद में रिव्यू करूँगा, आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपका क्वेश्चन, अगर आंसर आपका ये है कि पूरे 100 डेज़ अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, कई लोगों का आंसर हो सकता है कि पूरे 100 डेज़ प्रोग्रामिंग होगी, कई लोगों का आंसर होगा कि 50 डेज़ प्रोग्रामिंग होगी, 50 डेज़ पेपर वर्क होगा। कई लोगों का आंसर ये हो सकता है कि 25 डेज़, 100 डेज़ प्रोग्रामिंग, रिमेनिंग पेपर वर्क, 100 डेज़ ही प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग रिमेनिंग पेपर वर्क, 50 डेज़ फॉर पेपर वर्क, 25 डेज़ प्रोग्रामिंग एंड 75 डेज़ पेपर वर्क। और हो सकता है कई उसमें कोई एडवांस लोग हों जिनका आंसर हो सकता है कि 0 डेज़ प्रोग्रामिंग। इफ़ आई से डेट केस मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ कि बिलो द 25 डेज़, मतलब बिलो द 25% ऑफ एफर्ट्स, आपके 25% से कम एफर्ट्स आपकी प्रोग्रामिंग, 75% एफर्ट्स आपके पेपर वर्क, पेपर वर्क मतलब सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसकी मेथोडोलॉजी का पेपर वर्क, और या फिर ज़ीरो, मतलब हम इन दो को करेक्ट आंसर मान सकते हैं और जिनका इन दो पे करेक्ट आंसर है वो रॉन्ग है। कैसे, ये सब मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बताऊंगा। अगला सवाल, आपको किन किन को लगता है कि किसी भी एप्लीकेशन बनाने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अहम किरदार होता है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बहुत से लोगों को लगेगा कि साहब, इसको मैं रब करके फिर से लिखता हूँ, मतलब अगर इन जिन किसी का आंसर ये है कि यहाँ तक पेपर वर्क होगा और यहाँ प्रोग्रामिंग होगी, इट इज़ करेक्ट। 25 डेज से कम, 25% से कम एफर्ट्स लगना चाहिए प्रोग्रामिंग में। अब सेकंड क्वेश्चन कि आपको कितने लोगों को ये लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर बनाने में या एप्लीकेशन बनाने में या वेब एप्लीकेशन या एंड्रॉयड बनाने में या बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अहम किरदार है, या कितना परसेंट उसको आप उसको किरदार में उसको हम देंगे? हो सकता है इसका आंसर ये हो सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हो सकता है कई लोगों का ये आंसर हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ परसेंट है ना उसकी इंपॉर्टेंस है, कई लोगों का ये हो सकता है सेम एज इट इज़ बिलो द 25%।
इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी आप सॉफ्टवेयर बनाने में और वेब एप्लीकेशन बनाने में सक्षम हैं। कैसे? जो अहम चीज़ है, जो हमारी अहम चीज़ है, वो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ना कि जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं वो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मैं ये इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ये जस्ट फॉर आपके लिए ओरिएंटेशन के लिए है फर्स्ट लेक्चर। तीसरा क्वेश्चन, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर डेवलपर के, इन सब के आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस निकालिए, तो आपको सिलेबस में कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेबस नहीं मिलेगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो आप किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस उठाइए, तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे आपके, अगर हर सेमेस्टर में 3 या 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने DBMS सुना होगा, मेन सब्जेक्ट नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा स्ट्रक्चर सुना होगा, मेन सब्जेक्ट नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सुना होगा, नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको मेन सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आपने AI सुना होगा, नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बहुत होगा तो वो इस चीज़ में होगा, एक फिफ्थ सब्जेक्ट होता है जो कि जस्ट फॉर प्रैक्टिकल होता है, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मीन्स जस्ट फॉर प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता। हाँ, MCA वालों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, जावा हो, .NET हो, उनको MCA वालों को दे दिया हो, BCA के लिए दे दिया। लेकिन कंप्यूटर साइंस या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जहाँ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने का जितने भी कोर्सेज हैं, उसके अंदर अहम जो सब्जेक्ट हैं वो ये हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा लीजिए। इट मीन्स, इसका सीधा सा रीज़न ये है कि अगर आप बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अहम सब्जेक्ट है, तो फिर उसके अंदर मेन सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है? आप सब लोग इस बारे में सोचें कि फिर मेन सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों नहीं है। उसके ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों मेन सब्जेक्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों मेन सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर क्यों मेन सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों मेन सब्जेक्ट है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर होता भी है तो वो प्रैक्टिकल में क्यों है, मेन सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं है? आपको क्यों है ना सुबह से शाम बैठा के आपको पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कीवर्ड्स रटवा रहा है? क्यों नहीं आपको रट्टा लगवा रहे हैं कि आप इसको रट लो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे? कैसे? हाउ इज़ इट पॉसिबल, है ना। तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है। फोर्थ पॉइंट, ऐसे कई सारे लोग होंगे, ऐसे कई सारे आप जैसे व्यूवर्स होंगे, बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता होगा कि यार मैंने C# सीख ली, C सीख लिया, C++ सीख लिया, फिर उसके बाद मैंने VB भी सीख लिया, फिर .NET आया तो मैंने .NET भी सीख लिया, फिर जावा आई तो मैंने जावा भी सीख लिया, फिर उसके बाद और भी कोई लैंग्वेजेस आई, PHP आई, मैंने PHP भी सीख ली। कितने लोगों ने कोई एक दो सीखी होंगी, लेकिन जब उनके खुद के मेजर प्रोजेक्ट बनाने की बात आती है तो वो अपना सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? वो अपना सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते हैं। मीन्स कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने के बाद भी अगर मैं आपको बोलूँ कि 500 डेज़ का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं आपको अगर बना के दे दूँ तो उसके अंदर कई सारे बग्स होंगे, कई सारे उसमें लूप होल्स होंगे, कई सारे अगर हम कहीं चेंजेस करते होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं होता होगा, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मेरा तो यही है कि कई ऐसे लोग भी होंगे जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने के बाद भी वो अपना खुद का मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाते हैं। बहुत सारी कोचिंग्स ज्वाइन कर करके उनने सारी लैंग्वेजेस सीख ली, लेकिन अपनी खुद की, जब खुद का उनका है ना जो कोडिंग सिखा रहा है या कोचिंग क्लासेस वाला जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखा रहा है, वो खुद की अगर कुछ बनाने की बात आती होगी तो उसने किसी और वेबसाइट को या किसी और कंपनी से अपना काम करवाया होगा। तो फोर्थ पॉइंट ये है, गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के बाद भी आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहे हैं तो ये कोर्सेज, ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पॉइंट, कई सारे लोग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होंगे, तो उनके जो सीनियर्स होंगे, मतलब जूनियर प्रोग्रामर,
जूनियर प्रोग्रामर, उसके बाद पोस्ट बढ़ेगी तो सीनियर प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर से बढ़ जाएगा तो टीम लीडर, टीएल बन जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएगा, प्रोजेक्ट इंचार्ज बन जाएगा। लेकिन वो उनके ऊपर का जो बॉस है, जो आता है एक पेपर वर्क करता है और अलग अलग टीम्स को बता देता है कि आपको इस चीज़ को प्रोग्रामिंग करके देना है, उसकी सैलरी भी हाई होगी और उसने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हाथ भी नहीं लगाया होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बड़ी बड़ी आप कंपनीज़ को उठा लें, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप प्रोग्रामर की एक टीम अलग है और उनके ऊपर जो सीनियर्स टीम है जो पेपर वर्क करती है, जो 75% वर्क करती है, वो टीम अलग है। उन लोगों को हो सकता है उसमें से 99% को तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता भी नहीं होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर असल वही बना रहे हैं, ना कि प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा है, वो डिसीजंस मेकर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्रामर नहीं। इसके मैं सारे एग्जांपल्स क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि कैसे। इट मीन्स कि अगर वो लोग बोलें कि मैंने बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और मैंने 1 रुपये की भी प्रोग्रामिंग नहीं करी, तो इट इज़ ट्रू, 75% जो एफर्ट्स हैं वो अलग आदमी कर रहा है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी ऐसी मेथड है जिससे सॉफ्टवेयर बनता है। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ उन मेथड्स पे भी मैं आपको ध्यान दूंगा और उन मेथड्स को भी मैं आपको क्लियर करूंगा। इस ओरिएंटेशन में आपको एक बात तो क्लियर हो सकती है, या कई लोगों को अभी भी डाउट होगा तो वो आगे मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर मैं इस पूरे में एक सेंटेंस क्लियर कर दूं कि आप इस पूरे ओरिएंटेशन में एक चैलेंज दे दूं कि आप बिना प्रोग्रामिंग के भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इट इज़ माय चैलेंज। चैलेंज ये है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूं, एक सॉफ्टवेयर बनाऊं या एक वेब एप्लीकेशन बनाऊं, बड़ी से बड़ी वेब एप्लीकेशन बनाऊं। वेब एप्लीकेशन कौन सी वेब एप्लीकेशन? डेटाबेस मैनेजमेंट जहां पर हो रहा हो, डेटाबेस मैनेजमेंट हो या सिस्टम हो, और वो बड़ी से बड़ी वेब एप्लीकेशन विदाउट एनी प्रोग्रामिंग अगर मैं बना लूँ, मेरे को खुद को प्रोग्रामिंग करते हुए मैं अगर कॉलेज टाइम से अगर जोड़ लूँ, कॉलेज टाइम का भी अगर मैं जोड़ लूँ, तो मुझे प्रोग्रामिंग करते हुए टोटल 20 ईयर्स हो चुके हैं। बहुत टाइम पहले मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट कर ली थी। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं प्रोग्रामिंग को जब इम्पोर्टेंस देता था तो मेरे सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी। नंबर 1 प्रॉब्लम आती थी कि वो बहुत एररफुल होता था। नंबर 2, बहुत सारे लॉजिकल एरर्स होते थे। एरर्स में भी लॉजिकल एरर्स, बहुत ज़्यादा लॉजिकल्स एरर होते थे। इट मीन्स बगी होता था, बहुत ज़्यादा बगी सॉफ्टवेयर्स होता था, भर भर के उसमें बग्स होते थे। अगला सबसे मेजर पॉइंट, अगर कस्टमर ने मेरे को कोई चेंजेस बताया या कोई सर्विस उसमें निकल गई या कोई बदलाव उसमें बता दिया, तो मुझे पूरा सॉफ्टवेयर का रिसाइकल फिर से करना पड़ता था। मतलब मुझे इनिशियल कोड से लेके एंड कोड तक दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ती थी। नंबर 4, कोई नया एड ऑन करना है तो भी सेम कंडीशन, मुझे पूरे सॉफ्टवेयर को फिर से टेस्टिंग करनी पड़ती थी, कंप्लीट पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ता था। रीडिज़ाइन और रीटेस्ट, ये दोनों चीज़ें मुझे दोबारा करनी पड़ती थी। नंबर 5, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको मुझे पूरा रीवेरीफाई करना पड़ता था। पूरा डेटाबेस को मेरे को रीस्ट्रक्चर्स और रेक्टिफाई करना पड़ता था, चेंजेस करना पड़ते थे। मतलब हालत ख़राब हो जाती थी। अगर लाखों लाइन ऑफ कोड्स हों, मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड हों, तो आप क्या करेंगे? लाइन ऑफ कोड हो क्या करेंगे? और मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में आपका अगर है ना डेटाबेस हो तो आप क्या करेंगे? तो इन सब बग से स्टार्टिंग फेजेस में मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस नहीं है। मुझे
दूसरे वर्क पर भी ध्यान देना पड़ेगा, दूसरे कामों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो डेट टाइम मैंने अपना खुद का एक सब्जेक्ट पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने पहली बुक पढ़ी थी पंकज जलोटे, बाय पंकज जलोटे। बहुत छोटी सी बुक है, साइज़ देख के मैंने उसको परचेस करी थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेट टाइम बहुत छोटी सी बुक्स आती थी, नॉवेल्स की तरह छोटी सी बुक्स थी, A5 साइज़ की। तो पंकज जलोटे की जब मैंने बुक पढ़ी तो मुझे उस टाइम पे पता चला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, अगर मैं पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल को अगर देखूं तो उसमें महज 20% ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी 80% एफर्ट्स कुछ और है। अब आप मेरी धीरे धीरे आप सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब वो कौन कौन से मैंने उन डिवाइड करूँगा, अगर मैं पूरे सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल को अगर मैं डिवाइड करूँ, ये मेरा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अगर मैंने लाइफ साइकिल को डिवाइड करा, हाफ पार्ट में डिवाइड करा, फोर्थ पार्ट, तो अगर मैं पूरे लाइफ साइकिल की अगर बात करूं तो सिर्फ प्रोग्रामिंग सिर्फ एक ही लाइफ साइकिल है। अगर मैं 5 में डिवाइड करूं तो सिर्फ 20%, सिर्फ 20%। कैसे? क्लाइंट ने मुझे कोई सॉफ्टवेयर दिया तो मैं पहले SRS नोट करूंगा, फिर उसका सिस्टम डिज़ाइन, फिर आर्किटेक्चर, सिस्टम का आर्किटेक्चर। सिस्टम डिज़ाइन में डेटाबेस का डिज़ाइन और आर्किटेक्चर भी आ गया, उसके पूरे जितनी भी मेथड्स हैं वो सारी चीज़ें आ गई। इन सब बनने के बाद जब सिस्टम डिज़ाइन बन गया, आर्किटेक्चर बन गया, फिर पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर और GUI डिज़ाइन करूँगा और अलग अलग मेथड्स को इम्प्लीमेंट्स करूँगा। कौन कौन सी मेथड्स बनेंगी, उसकी एल्गोरिथम, ये सब पेपर वर्क है। अभी मैं कोडिंग प्रोग्रामिंग पे आया ही नहीं हूँ। अब इस मेथड के, इस डिज़ाइन के, इस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, इस डेटाबेस और GUI के अकॉर्डिंग मैं फिर अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना शुरू करूँगा, प्रोग्रामिंग करना शुरू करूँगा। जब प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी तो टेस्टिंग करना शुरू करूँगा, और फिर जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं सपोर्ट और इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। सपोर्ट है और इंस्टॉलेशन है, मतलब इंस्टॉलेशन एंड सपोर्ट हो गया। मीन्स कि हमारा जो प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है, अगर मैं इसको फोर्थ पार्ट में भी डिवाइड करता हूँ तो भी सिर्फ 25% ही आएगा, सिर्फ 25%। मीन्स कि अगर हमें सिस्टम डिज़ाइन पता है, सिस्टम का आर्किटेक्चर पता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर और GUI पता है, मेथड्स की एल्गोरिथम्स अगर मुझे पता है और SRS से इन सब चीज़ों से मैंने प्रॉपरली अगर बनाया है, तो मैं उसको हर पहले से ही प्रिकॉशंस लेते हुए वो सारी मेथड्स को फॉलो करते हुए, एक मेथड्स होगी जिसमें डिफ़ाइन किया हुआ है कि पहले आपको इस तरीके से GUI बनाना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट इस तरीके से नोट करनी है, सिस्टम डिज़ाइन इस तरीके से बनाना है, सिस्टम आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाना है, GUI DB का UI इस तरीके से बनाना है और एल्गोरिथम्स इस तरीके से बनाना है। तो आपकी प्रोग्रामिंग में सिर्फ 25% से भी कम एफर्ट्स लगेंगे। अब अगर मैं एक चीज़ और डिफ़ाइन कर दूं कि अगर मैं प्रोग्रामिंग का अगर पार्ट मेरे को 25% नहीं 5% लाना पड़े, तो मैं कह रहा हूँ 5% भी नहीं, अगर 0% करना हो तो, अगर आज मैं इतने सालों से जब प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने SRS किया, सिस्टम डिज़ाइन किया, आर्किटेक्चर किया, GUI बनाया, GUI बनाने के बाद एल्गोरिथम्स बनाई, एल्गोरिथम्स बनाने के बाद मेरे को एक चीज़ पता चला कि कई बार हेड ऑन हेड 10 on 10 या 100% जो मेरे पास मेथड्स हैं वो पहले से उसके कोड पढ़े हुए हैं, मुझे उनको सिर्फ इकट्ठा करना है, सिर्फ पहले से उनके कोड पढ़े हुए हैं, मुझे नया कोड नहीं बनाना पड़ रहा है, कोई भी नया कोड नहीं बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से कोड है। और फॉर एग्जांपल मेरे पास कोड नहीं भी है तो मैं कोड उसके लिए लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो एल्गोरिथम्स हैं या मेथड्स हैं या जो भी डिज़ाइंस हैं कोई मेरे पास नहीं है, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, मुझे बना बनाया कोड मिल जाता है, टू बी फ्रैंक, जब
स्टार्टिंग जब मैंने की थी तब उस टाइम पे विजुअल बेसिक 6.0 आता था, जिस पे मैंने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करे थे। उससे पहले भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए थे। विजुअल बेसिक 6.0 पे जब मैंने एक बहुत बड़े क्लाइंट का जब काम करा, जहाँ 200-250 ऑपरेटर्स होते थे, 200-300 कंप्यूटर्स होते थे, और अलग अलग टाइप ऑफ एंट्रीज़ होती थी, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर था। तो उसमें उस प्रोजेक्ट में मैं बहुत एररफुल होता था, बहुत बगी होता था, किसी का चल रहा है, किसी का स्टॉप हो गया, किसी का चलना बंद हो गया। विजुअल बेसिक 6.0 पे बना हुआ था। अब आज की डेट में मुझे अपने 90% कस्टमर के लिए प्रोग्रामिंग वाला पार्ट मेरा ज़ीरो हो गया है। मुझे बनाना ही नहीं पड़ता, मुझे बनाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास वो सारे कोड बने हुए हैं, या फिर वो सारे कोड मैंने गूगल से सर्च कर करके उठा लिए हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि मैंने VB 6.0 की आपसे बात करी, लेकिन आज की डेट में तो .NET चल रहा है, PHP चल रहा है, JSP चल रहा है, जावा चल रहा है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं कोचिंग करने थोड़ी ना चला गया मेरे को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती थी। मुझे सिर्फ उनके उस पर्टिकुलर मेथड्स के, उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस के मुझे सिर्फ कोड चाहिए थे। तो मैंने गूगल पे सर्च करा, तो हर चीज़ का कोड मुझे गूगल पे मिलना शुरू हो गया। और जिसका स्पेसिफिक नहीं मिलता था, उस कोड से मुझे खुद को नॉलेज हो गया कि .NET का कोड कैसे चलता है, .PHP का कोड कैसे चलता है। मैंने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मुझे खुद ही उस चीज़ से नॉलेज मिल गया। मतलब अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई भी ट्रेनिंग ना लूँ तो भी मैं सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम हूँ। तो इट मीन्स कि आप बाकी चीज़ों को सीखने में कंसंट्रेट करें, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में। क्योंकि अगर आपको बाकी चीज़ें आ गई तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हर पार्ट्स, हर कोड आपको गूगल पे सर्च करने पे आपको मिल जाएगा, हर हालत में हर चीज़ का मिल जाएगा। मैंने आपको बोला ना, सिर्फ 90%। मतलब मेरे को कुछ सिर्फ एक ही ऐसे कोर्स होते हैं या कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिसका मुझे कोड करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब मैंने आपसे बोला 10%, और एक ही साथ में ये भी बोला है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक हमें इंडस्ट्री पकड़ते हैं, सिविल इंडस्ट्री। अब एक मजदूर है, मिस्त्री है, जो ईंट पत्थर जोड़ के दीवार बना सकता है, पुल बना सकता है, कंक्रीट से कुछ भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। उसके पास कंक्रीट है, ईंट है, पत्थर है, मैंने आपको दिला दिया। तो क्या वो मजदूर बड़े से बड़ा पुल, बड़े से बड़ा बिल्डिंग्स, बड़ी सी बड़ी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना है तो क्या वो बना सकता है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप सभी लोगों का आंसर जो है वो नो है, नहीं बना सकता। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या करेंगे? इन्होंने कभी ज़िंदगी में इन्हें चुनाई प्लास्टर नहीं किया होगा, कभी ईंट पत्थर कुछ नहीं उठाए होंगे, लेकिन ये क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका मजदूर और मिस्त्री होगा, वो आपको पहले से डेज और टाइमिंग नहीं बता सकता, डेज नहीं बता सकता। नंबर 2, टाइम नहीं बता सकता कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा। अगर 10 किलोमीटर का एक लंबा पुल बनाना है, 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का एक पुल बनाना है, तो वो मजदूर ना ही ये बता सकता है कि उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, कौन सा रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उसकी मजबूती और लाइफ साइकिल कितना होगा, वो पुल की क्वालिटीज़ कितनी होगी, कहाँ कहाँ डैमेज हो सकता है, उसमें कौन कौन से मेंटेनेंस लग सकते हैं, ये कुछ नहीं बता पाएगा। वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपका इंजीनियर। ये एग्जाम्पल का मकसद बताने का आपको ये है कि अगर मैं इसी को कंपैरिजन करूं कि आपको 10 किलोमीटर लंबा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो एक प्रोग्रामर ना ही उसमें डेज बता सकता है, ना ही टाइम बता सकता है, ना ही कितना पैसा लगने वाला है, ना ही कितना उसमें एफर्ट्स और मेथड्स लगने वाली हैं, और उसका कितना बगी हो सकता है और कितने लूप होल्स हो सकते हैं, ना ही वो बता सकता है। और उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, ना ही वो भी बता सकता है, ना ही उसका कोई सपोर्ट सिस्टम बता सकता है, ना कुछ बता सकता है। इट मीन्स कि आप लोगों में कई लोग ऐसे होंगे जो प्रोग्रामर होंगे,
तो आप सोचें कि अगर मेरे को बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, जो इंटरनेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है या बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो आप अगर उसको अगर बनाने चलेंगे तो आप क्या पहले से बता सकते हैं कि उसमें कितने दिन लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कितना खर्चे होने वाला है, कितने मेन पावर लगने वाला है? मेन हमें अगर डेज़ पता चल गया तो हम मेन पावर निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, या टाइम पता चल गया तो डेज़ निकाल लेंगे, मेन पावर निकाल लेंगे, और पैसा लगने वाला लगा लेंगे, कितने कंप्यूटर्स लगने वाले हैं, कितने सर्वर्स लगने वाले हैं, आप कुछ भी कैलकुलेट करके एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। इसी में कई सारे प्रोग्रामर्स ऐसे होंगे या कई सारे इसी फील्ड में कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिर भी मैंने है ना क्या करा है, एक मजदूर पे मैंने छोड़ दिया कि आप मुझे ये फला फला घर बनाना है, आप मुझे कॉस्टिंग बताओ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उस पुल को बनाने में 1 CR लग रहा है। तो दो केस हो सकते हैं, अगर उसने इंजीनियर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो 1 CR को 2 CR बता सकता है कि साहब दो लगेंगे, अंदाज से बताया उसने, तुक्का लगा के बता देगा 2 CR, या फिर वो बोल देगा कि भाई साहब 0.5 CR, मतलब ज़्यादा भी बता सकता है और कम भी बता सकता है। सेम केस आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जिसको आती है और वो जब सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं, या बहुत सारे इस फील्ड में और इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे होंगे, ऑलरेडी वो एक चीज़ का फेस कर रहे होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स को बनाने में ओवर टाइम निकल जाता है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत कम टाइम भी लगता है। मतलब आप कभी किसी कस्टमर को ज़्यादा पैसा चार्ज कर देंगे, कभी किसी कस्टमर्स को कम पैसा चार्ज कर देंगे। तो इट मीन्स कि प्रॉब्लम्स कहाँ आके खड़ी हो जाती है? वो यही खड़ी हो जाती है कि ना ही आपने इंजीनियरिंग करी, ना ही आपने आर्किटेक्चर बनाया। आपको काम स्टार्ट करने से पहले, इससे भी पहले जो होती है प्लानिंग और कॉस्टिंग, प्लानिंग एंड कॉस्टिंग, मतलब कोई भी XYZ कस्टमर होगा, वो आपको पहले अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग बताएगा और आपको उसकी कॉस्टिंग बताना है। कैसे बताएंगे? और कोई भी कस्टमर विदाउट प्री कॉस्टिंग, अगर आप उसको कॉस्टिंग नहीं बताएंगे, प्राइसिंग नहीं बताएंगे, तो कैसे काम चलेगा? इट मीन्स कि जब आप कॉस्टिंग बताएंगे तो वो यही बोलेगा कि मुझे इस कॉस्टिंग में मैं जितने भी सपने देख रहा हूँ वो सारी चीज़ें होंगी, और आपको वो सारे सपनों के आपको प्लानिंग करनी है। और इस पूरे वर्क को बोला जाता है SRS, जो कि फ्री होता है, हर कस्टमर को इससे चार्ज नहीं लिया जाता। SRS करने के बाद ही आप उसको पूरी प्लानिंग बताते हैं, पूरी कॉस्टिंग बताते हैं, प्राइस बताते हैं, और कितने दिनों में बनेगा वो बताते हैं। मीन्स आप SRS से सिर्फ एक चीज़ निकालते हैं, टाइम, सिर्फ एक चीज़, टाइम। उस पर्टिकुलर को प्रोजेक्ट बनाने में, उस पर्टिकुलर को करने में कितना टाइम लगेगा। मैं आपको एडवांस मेथड नहीं बताऊंगा, बहुत लोवेस्ट मेथड्स के साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अब टाइम निकल गया कि भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने में, कंप्लीट करने में 1000 आवर्स लगेंगे, तो आपका मेन पावर निकल जाएगा। मेन पावर कैसे? कि अगर पर डे 5 आवर्स एक बंदा काम करता है, तो मैं अगर इसको 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 500 डेज़ आ जाएंगे। नहीं, 5 से डिवाइड करूंगा तो 200 डेज़ आ जाएंगे। मुझे 200 डेज़ चाहिए। अब 200 डेज़ को अगर 10 बंदों से डिवाइड करूं, तो 10 से मैंने डिवाइड करा तो 20 बंदे मुझे चाहिए हो। अगर 10 बंदे रख लिए तो कितने दिनों में? 20 डेज़ में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम प्रोजेक्ट्स को 20 डे, हमने आवर्स निकाल लिए, सब चीज़ निकाल लिए। जब वो अगर ऑर्डर कंफर्म होता है, देन उसके बाद हम उसकी इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग मतलब हम डिज़ाइन करेंगे, आर्किटेक्चर्स करेंगे, और ये सब चीज़ें करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप लोगों में कई लोगों को ये भी डाउट होगा, बहुत लोगों के ये उल्टे सीधे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं एक बात बोल रहा हूँ कि बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर बनेगा। जाहिर सी बात है, बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही सॉफ्टवेयर बनेगा। अगर आपका SRS परफेक्ट है, आपका सिस्टम डिज़ाइन परफेक्ट है, सब चीज़ परफेक्ट है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कोड आप गूगल पे हज़ारों ढूंढेंगे, लाखों मिलेंगे। आप एक कीवर्ड सर्च करिए, आपको हर चीज़ के एग्जांपल, आपको सिर्फ उसको रन कर करके देखना है। आप रन कर करके देखना है। तो अब अगर मैं इसमें, कई लोगों को ये आर्गूमेंट्स होगा कि अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी ना सीखूं तो मैं क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक इंजीनियर को, अगर सिविल इंजीनियरिंग में अगर वर्क को डिफ़ाइन करूँ,
एक सिविल इंजीनियर के कंपैरिजन में या आर्किटेक्ट के कंपैरिजन में उसको ईंट पत्थर के बारे में नॉलेज होता है? बिना ईंट पत्थर के नॉलेज के बारे में तो उसको नहीं पता होता ना। उसको पता होता है कि एक ईंट की कितनी डेंसिटी होती है, एक सीमेंट की कितनी डेंसिटी होती है, उसकी क्या लाइफ होती है, वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं, और किस तरीके से उसको जोड़ा जाता है, कहाँ क्या किया जाता है, ये उसको पता होता है, तभी तो वो एक इंजीनियर बन पाता है। इट मीन्स कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। भले ही आपको उस चीज़ में काम करें चाहे ना करें, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर बनना चाह रहे हैं या आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब इस पूरे कंप्लीट आपको कोर्स के अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ बाकी चीज़ हम कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। इनिशियल आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करूंगा, मतलब 25% जो एफ़र्ट्स होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होगा, बाकी जो एफ़र्ट्स होंगे 25% जो एफ़र्ट्स होंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे होंगे, 25% जो एफ़र्ट्स होगा वो आपकी इसके प्रैक्टिस पे होंगे, जो आपका प्रैक्टिस जो आप करवाएंगे करेंगे या मैं आप हम जो बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी जो 25% होगा वो आपका टेस्ट होगा। टेस्ट मतलब आपको कोई एक जॉब दिया जाएगा, वो आप खुद ईमानदारी से करें या मेरे पास लाके सबमिट कर दें। आप मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे सबमिट कर सकते हैं, फेसबुक पे सबमिट कर सकते हैं। मीन्स कि 25% मैं आपको पूरा बैठा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगा विथ सिस्टम इंजीनियरिंग और सिस्टम डिज़ाइन के साथ। 25% मैं आपको पूरा बताऊंगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट कैसे होता है। 25% जो एफर्ट्स होगा आपका टोटल जो एग्ज़ाम्पल्स वगैरह हम जो देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम्पल्स चला के देखेंगे, टेस्ट सीरीज़ है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, और आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। उस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपको पूरा सबमिट करना है। अब ये वाली चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आईटी सेक्टर को अगर कंपेयर करूं तो वो प्रोग्रामर कहाँ सिचुएशन में आएगा, किस सिचुएशन में प्रोग्रामर आएगा। मतलब एक सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, सबसे लोअर क्लास होती है लेबर, लेबर होती है मजदूर। सेकंड क्लास लेबर से जस्ट ऊपर होता है, उस लेबर के ऊपर जो मिस्त्री होता है, मिस्त्री आप मतलब जो कारीगर जो होता है, मिस्त्री की नज़र में लेबर बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं आता। 3 नंबर उस मिस्त्री के ऊपर मतलब 20-25 मजदूरों पे और 5-10 मिस्त्री के ऊपर एक उनका लीडर होता है, टीम लीडर। कई सारी टीम्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट लीडर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर या लीड के या प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर हम ये कह सकते हैं साइट मैनेजर हो सकता है। साइट मैनेजर, साइट होती है ना, मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं तो एक साइट पे एक साइट मैनेजर होगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। 6 नंबर, इन सब के ऊपर एक सेंट्रल मैनेजर होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा। इन सब के ऊपर एक इंजीनियर होगा और आर्किटेक्ट होगा। ठीक है। अब लेबर और मिस्त्री ख़ास तौर से ये सोचते होंगे कि ये इंजीनियर भाई साहब आते हैं, अपना फालतू का ज्ञान फैलते हैं और चले जाते हैं और बहुत हाई पैसा लेते हैं। एसी गाड़ी में आएंगे, एसी बिल्डिंग में बैठेंगे, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मेन काम तो हम कर रहे हैं। वो यही सोचता रहेगा क्योंकि उसको नहीं मालूम कि इंजीनियरिंग क्या होती है।
हमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों है। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सेम एज इट इज़। इसी केस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी यही होता है, जूनियर प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर, थर्ड नंबर टीएल, फोर्थ नंबर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिफ्थ नंबर क्लाइंट मैनेजर या साइट मैनेजर, फिर उन सब के ऊपर एक बॉस, उन सब के ऊपर एक इंजीनियर। वो यही सोचेगा ये हमारे सर पे बैठा हुआ है, ये कंप्यूटर पे कभी उसने प्रोग्रामिंग की नहीं है, बस 4 पेपर पकड़ा देता है, सबके ऊपर है ना हावी होता रहता है। ये पूरे टाइम यही सोचते रहेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या, ये तो इसी में बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी कारों में आ रहा है, बॉस का चमचा है, और है ना क्या कहते हैं, आता है अपना ज्ञान फालतू का पेलता है और चला जाता है, मेन काम तो हम कर रहे हैं। तो ये आप सब लोग जिस तरीके से लेबर सोचता है या एक मिस्त्री सोचता है, उसी तरीके से आपने अपनी सोच रखी है। आपने अपने आप को अपग्रेड करने की बहुत कम लोग कोशिश करते हैं, और कितनी सारी इंडस्ट्री में तो हमेशा से मैंने ये देखा है कि वो लोग बहुत अगर ऊपर तक अगर आ पाते हैं तो यहाँ तक आ पाते हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जब तक कि वो अपने आप को अपग्रेड ना करें, या बहुत टाइम निकल चुका होता है, बहुत साल वो अपने बर्बाद कर चुके होते हैं, तब जाके वो एक इंजीनियर बन पाते हैं परफेक्ट, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता इन बीच में कि मैंने क्या किया है। बहुत से इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन गए, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर ली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन वो जाके पता चल रहा है कि वो इन्हीं सब पे इसी सम फेस पे काम करके रह जाते हैं, क्योंकि उनने इंजीनियरिंग ही परफेक्ट नहीं की हुई है। मैंने आपको पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि वो लोग एम्फोसाइज हो जाते हैं, प्रेशर्स देते हैं कि हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। नहीं, रॉन्ग। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप सीखिए, आप इंजीनियर बन जाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर आपने फोर्स किया या उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करी तो आप प्रोग्रामर ही बन के रह जाएंगे। अगर मेरी इंजीनियरिंग परफेक्ट है तो मैं प्रोग्रामिंग किसी से भी करा लूँगा, मैं हाई स्कूल के स्टूडेंट से भी करा सकता हूँ। अगर मेरी इंजीनियरिंग परफेक्ट है तो मैं किसी से भी अपनी प्रोग्रामिंग करवा सकता हूँ। लो इनकम वाले किसी भी वैल्यू आदमी से मैं अपनी करा सकता हूँ, BCA के बंदे से करा सकता हूँ, MCA के बंदे से करा सकता हूँ, BSc साइंस के बंदे से करा सकता हूँ, BCom के बंदे से करा सकता हूँ, अगर मेरी इंजीनियरिंग परफेक्ट है तो। क्योंकि मुझे बहुत छोटा सा एफर्ट्स लगाना है कि बेटा ये एक ईंट ले और दूसरा ईंट ले, इसके बीच में थोड़ा सा चुनाई प्लास्टर डाल दे, अगली ईंट ले डाल दे। मुझे उसको बाकी चीज़ नहीं सिखाना, उसको सिर्फ अलग अलग ब्लॉक्स को और मटेरियल्स को जोड़ना सिखाना है। जस्ट लाइक इंजीनियर, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियर क्या करेगा, जस्ट वो बोलेगा कि इस पर्टिकुलर प्लग को उठाओ या कोड सैंपल को उठाओ और इस कोड सैंपल को उठाओ और आपस में इस तरीके से जोड़ दो। फंक्शंस एंड आर्गुमेंट्स के या क्लास के या ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए कम्युनिकेट करके आपस में जोड़ दो। मतलब उसे मुझे सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटिंग सिखाना है, डेटा एंटर कैसे करते हैं वो सिखाना है। ये मैं दिखाऊंगा, मैं आपको ये सब कब करके आपको मैं दिखाऊंगा। सिंपल सा फंडा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोग बनिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कंसंट्रेट करिए। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि आपको ये आदमी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी तो। इट मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले सीखिए, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे भी कंसंट्रेट हम करेंगे। इस पूरा उसमें मेरा पूरा आपको मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। मीन्स कि मैंने आपको बीच में अभी एक सेंटेंस और बोला था कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था VB 6.0 पे स्टार्ट किया था, लेकिन जब बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली गई, नई नई लैंग्वेजेस आती चली गई, तो मैंने उनकी, ऐसा नहीं कि मैं उनकी कोचिंग जाके बैठ गया। मुझे इंजीनियरिंग आती थी तो मुझे परफेक्टली जो भी लैंग्वेजेस आई, मुझे उस लैंग्वेजेस पे ऑटोमेटिक मेरी कमांड हो गई, ऑटोमेटिकली मेरी उन सब पे कमांड हो गई। अब आपको मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अब जितने भी प्रोग्रामर हैं वो अपने आप को ऐसा फील ना करें कि जस्ट लाइक मजदूर, तो ऐसा है भी। आप अगर अभी इंडस्ट्री में देखें तो जितने भी जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में भी नहीं आती या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी नहीं आता, वो लोग क्या करते हैं,
सॉफ्टवेयर बना लिए, मार्केट में डिलीवर करते हैं, बगी सॉफ्टवेयर को पूरा मार्केट में डिलीवर करते हैं, और कस्टमर भी इरिटेट होता है, पूरी फील्ड को उन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है। क्योंकि जब आप कस्टमर्स के पास जाते हैं नया प्रोजेक्ट लेके कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है या ये मेरा सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, आपने बहुत अच्छे से भी अगर बनाया होगा तो कस्टमर को यही लगता है कि यार वो बंदा इतने सस्ते में दे रहा है। क्यों सस्ते में दे रहा है? क्योंकि उसका बगी सॉफ्टवेयर है। बगी सॉफ्टवेयर है मतलब उसने कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई भी मेथड्स को फॉलो करते हुए उसने सॉफ्टवेयर को नहीं बनाया है, ना ही उसमें कोई मेथड्स को इस्तेमाल किया है। तो जाहिर सी बात है, आप फील्ड का नतीजा देख रहे हैं कि इस फील्ड में आज की डेट में हर गली गली में वेबसाइट डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, हर गली गली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जो अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोलते हैं, जबकि एक्चुअली वो जस्ट लाइक प्रोग्रामर हैं। प्रोग्रामर के अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम उनको नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही कोई प्रोग्रामिंग में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई उसका यूज़ करते हैं, ना उस मेथड्स को फॉलो करते हैं, बल्कि इवन वो उस चीज़ के अगेंस्ट हैं। वो यही बोलते हैं कि ये बर्बाद है, ये बर्बाद चीज़ है, बेकार चीज़ है, नॉनसेंस। अब मैं आपको अगला पॉइंट्स एक और क्लियर करना चाहूँगा। हम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कोई सॉफ्टवेयर को जब चलाते हैं तो उसमें कौन कौन सी मेथड्स होती हैं और किस किस फेज़ को हम फॉलो करते हैं। कई लोगों को पता होगा जिनने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की होगी या आईटी से इंजीनियरिंग की होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ी होगी तो उसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो किस किस टाइप में होगा। नंबर 1, हम सबसे पहले एसआरएस बनाते हैं। एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाएंगे। अभी हमें प्रोजेक्ट मिला नहीं है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाना होगा, जिसको नोट डाउन करने की हज़ारों मेथड्स होती हैं, बहुत सारी मेथड्स होती हैं, और उसमें जो एक एक्सपेंसेस भी खर्चा होता है। तो मैं जो आपको मिनिमम एक्सपेंसेस वाला जो खर्चे वाला जो मेथड्स है, जिसमें कम से कम खर्चे लगते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और जिसको आप समझ सकें। अब प्रोजेक्ट डन हो गया, प्रोजेक्ट हमको मिल गया है, तो अब हम उसमें क्या बनाएंगे? पूरा सिस्टम की इंजीनियरिंग, पूरा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। कंप्लीट सिस्टम को हम डिज़ाइन करेंगे। पेपर वर्क, बोथ आर पेपर वर्क, नथिंग एल्स। अब सिस्टम डिज़ाइन में क्या होगा? हम ये देखेंगे कि उसका आर्किटेक्ट क्या होगा, या ब्लॉक्स कौन कौन से होंगे, क्रैश रिकवरी कैसे करेंगे, डेट इज़ पेपर वर्क। क्रैश रिकवरी कैसे करेंगे, उसकी टेस्टिंग कौन कौन सी होंगी, अल्गोरिथम्स कौन कौन सी होंगी। अल्गोरिथम पेपर वर्क होता है, अल्गोरिथम कोडिंग नहीं होती है ना। मेथड्स कौन कौन से होंगे, फार्मूला कौन कौन से होंगे, ये हम सब डिफाइन करेंगे सिस्टम डिज़ाइन में। थर्ड, इधर पेपर वर्क पे जीयूआई बन चुका होगा, पेपर पे डिज़ाइन हो चुका होगा कि नेम फील्ड, सरनेम फील्ड, डेट ऑफ बर्थ, डेट इज़ पेपर वर्क। कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले यहाँ पर हमारा एक्चुअल जीयूआई डिज़ाइन होगा और डेटाबेस डिज़ाइन होगा, डेटाबेस डिज़ाइन होगा। फोर्थ नंबर, देन उसके बाद अब उसकी प्रोग्रामिंग होगी। और अगर मैं आपको बात करूं कि मैं आज की डेट में करंट सिचुएशंस में मैं प्रोग्रामिंग पे एफर्ट्स बिल्कुल नहीं लगाता हूं, क्योंकि मेरे पास 90% चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, मुझे सिर्फ एक दूसरे को जोड़ना है, जिसके लिए मैंने एक ऑपरेटर लगा रखा है, जिसको मैं ये पेपर पकड़ा देता हूँ, उस पेपर को देख देख के वो सिर्फ उनको जोड़ना शुरू कर देता है, सिर्फ जोड़ता रहता है बैठकर, इनपुट्स देता रहता है, जोड़ता रहता है, इनपुट्स देता रहता है, जोड़ता रहता है, मुझे कुछ भी नहीं करना। फिर उसी ऑपरेटर को समझा दिया कि भाई साहब तुम है ना, जैसे जैसे यहाँ पर बने हुए हैं वैसे वैसे वहाँ पर इनपुट्स बनाते चले आओ, टेक्स्ट बॉक्स पटक दो, उसकी डिज़ाइन कर दो, थोड़ी सी CSS डिफ़ाइन कर दो, थोड़ी सी HTML बना दो, है ना। मतलब एक मैंने सिर्फ एक डिज़ाइनर रख रखा है जो उस चीज़ को कर देता है। प्रोग्राम की कहाँ, अगर स्पेसिफिक कोई मेथड्स मेरे पास नहीं बनी है, उसकी प्रोग्रामिंग मेरे पास पहले से बिल्ड नहीं है, तो मैं उसकी प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ। मतलब मुझे सिर्फ 10% एफर्ट्स लगाना है टोटल प्रोग्रामिंग का, पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ 2% या 3% या 5% मैं कह सकता हूँ, मैंने 20% जोड़ लिया। और फिफ्थ फेज़ होती है नेक्स्ट, टेस्टिंग। ये भी डिफाइन होती है सिस्टम इंजीनियरिंग में कि उसको
टेस्ट कैसे करना है, कौन कौन से इनपुट्स हैं, किस इनपुट्स पे एरर आ सकती है, और बाकी पूरा एक्सपीरियंस का खेल। जितना ज़्यादा आप इसमें एक्सपीरियंस करते जाएंगे ऑटोमेटिक आपकी ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होती चली जाएंगी। अब टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग होने के बाद नेक्स्ट अब सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दो, इंस्टॉलेशन कर दो और फिर सपोर्ट दो। फॉर एग्जांपल कोई चेंजेस आया, कस्टमर ने बोला कि कोई एड ऑन बोला या कोई किसी में अपग्रेडेशन बोला, कोई चेंजेस बोला, तो आपको इन पेपर्स को उठाना है। मुझे किस चीज़ से कितनी डिपेंडेंसी है ये आपको पहले ही पेपर वर्क पे लिखा होगा। मतलब अब मुझे सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्शंस में जाके चेंजेस करना है, उस पर्टिकुलर की टेस्टिंग करना है और सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देना है, मुझे पूरी प्रोसेस नहीं करनी। इसके उलट अगर आपने सिर्फ उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर आया, आपने सीधे प्रोग्रामिंग करके स्टार्ट हो गया बनाना, तो बार बार इम्प्लीमेंटेशन होगा, बार बार री इम्प्लीमेंटेशन होगा, बार बार वाटरफॉल मॉडल बन जाएगा, बार 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 वो घूमता जाएगा। मतलब वो कस्टमर ने बोला कि मेरे को फला फला फॉर्म्स बना दो, फिर आप गए, फिर वो है ना पूरा एंड पे जब पहुंच गए तब आपको पता चला कि अरे हम ये चीज़ तो लगाना भूल गए। जस्ट लाइक एक एग्जांपल कि पूरी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी 10 माले की बिल्डिंग, 100 माले की बिल्डिंग खड़ी हो गई, तब हमें याद आया कि हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना भूल गए। तो आप क्या पूरी बिल्डिंग को तोड़ेंगे? और इज़ इट पॉसिबल कि पूरी बिल्डिंग खड़ी होने के बाद आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकें या बेसमेंट बना सकें? नॉट पॉसिबल, आपको है ना बिल्डिंग पूरी नीचे गिरानी पड़ेगी। जस्ट लाइक दिस, सिंपल सा कंसेप्ट, अगर कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ गया तो उस पूरे सॉफ्टवेयर में, और कई लोग तो इतने एडवांस होते हैं कि उसमें चेंजेस कर भी देते हैं, तो उनके पूरे सॉफ्टवेयर्स में बग्स खड़े हो जाते हैं, बहुत ख़तरनाक बग्स खड़े हो जाते हैं, और ये वो सॉफ्टवेयर पूरा क्रैश कर जाता है। और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे तो आप उसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में क्रैश ही होते थे, बहुत ज़्यादा क्रैश होते थे, बहुत हद से ज़्यादा क्रैश होते थे, तभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनी। उसके बाद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बढ़ी। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े जो एकेडमिशियंस थे, उनने उस चीज़ के बारे में स्टडी करा है कि अब हम क्या करें कि जिससे हमारा ये क्रैश होना ख़त्म हो जाए। तो उस क्रैश को रोकने के लिए ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक फील्ड बनी, जिन्होंने पूरी रिसर्च करके बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन करा है कि एसआरएस कैसे करना है, सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है, किस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग करनी है। और इवन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सी कंपनीज़ ने तो प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दिया, प्रोग्रामर्स की नीड ही ख़त्म कर दी। अब वो सिर्फ सपोर्ट एंड टेस्टिंग वाले, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इन्हें बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जिसको उन्होंने, कंपनी का नाम ही है कंसल्टेंसी, और सारे इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर्स को वो लेके जाते हैं और उस सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन कराने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रख रखा है। मेंटेन कराने के लिए मतलब उस सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री कराने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रखा है, जो इंजीनियरिंग पास आउट करके वहाँ जाते हैं। उनको किस लिए रख रखा है? लाइन में लगवाओ। बहुत से ऑफिसेज में आपको दिख जाएंगे, बहुत से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में दिख जाएंगे जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं। या इवन आप लोगों ने, कई लोगों ने खुद ने भी ये सोचा होगा कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ और मैं यहाँ पर आके ये लोगों को लाइन में लगवा रहा हूँ, यहाँ पर आकर ये काम करवा रहा हूँ। तो इस सेशन में आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, ना कि प्रोग्रामर। और कैसे काम चलेगा, कैसे काम करना है, हम आपको वन बाय वन मेथड विथ प्रोग्रामिंग के साथ, मतलब आपको साथ ही साथ में प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से आपको बताना शुरू करूंगा कि कैसे प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। हम पहले ईंट पत्थर जोड़ना सीखेंगे, देन उसके बाद इंजीनियरिंग सीखेंगे। अब ईंट पत्थर में आप क्या जोड़ना सीखेंगे, क्या क्या चीज़। करेंट सिनारियो आपका जो आज की फील्ड है, आईटी सेक्टर है, जो कंप्यूटर साइंस है, वो इंटरनेट है। इंटरनेट, जस्ट इंटरनेट। इंटरनेट मतलब वेबसाइट, वेबसाइट मतलब वेब पेजेस, वेबसाइट, और वेबसाइट मतलब वेब पेजेस। वेब पेज मतलब एक सर्वर इन्वॉल्व है, ठीक है, सर्वर इन्वॉल्व है, उसमें दो तरह की मेथड्स आ गई, एक क्लाइंट एंड आ गई,
और एक सर्वर साइड हो गई, सर्वर साइड और क्लाइंट, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में क्योंकि वो पब्लिक, डेट इज़ पब्लिक नेटवर्क, तो हमारे पास डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड जुड़ जाती है। डेटा सिक्योरिटी मतलब अब हम सॉफ्टवेयर्स को बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को हमें विद डेटा सिक्योरिटी, हर उसमें डेटा सिक्योरिटी को हमें डिफ़ाइन करना है, चाहे वो हैकिंग से रिलेटेड हो या हैकर से रिलेटेड हो, एंटी हैकिंग्स प्रूफ हो, डेटा क्रैश हो, डेटा हमारा कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया तो हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस कंप्लीट कोर्स में मैं कवर करूँगा। आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं आपको ये सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ कि हम इस पूरे अगले 30 आवर्स में हम क्या करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बेसिक से मतलब यहाँ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से स्टार्ट करूँगा और सबकी छोटी छोटी मेथड्स, बेसिक मेथड्स, इनिशियल लेवल्स की मेथड्स के साथ आपको पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल बताऊँगा, जिसमें किस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाना है और किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर फील्ड में काम होता है, या आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं, खुद के क्लाइंट सब खड़े करते हैं तो किस तरीके से काम करना है। ये पूरा अगला आपको 30 आवर्स उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का है ना फ़ायदा उठेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में आपको फ़ायदा मिलेगा। और हमारे किस किस, इन सब चीज़ सीखने के बाद हमारी किस किस प्रॉब्लम्स पे आपको फ़ायदा होगा, ये मैं आपको अब लिस्ट आउट कर देता हूँ। आप इसमें कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, या आप इस चीज़ को समझ लें, आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ सर्वर का नॉलेज भी सीख सकते हैं, सर्वर का हैंडलिंग सीख सकते हैं, किस तरीके से सर्वर पे पुट ऑन होता है, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, कौन कौन सी क्लियरिटी होती है, सिक्योरिटी है, डेटा हैकिंग है, और किसी भी तरह का क्रैश है, वो सब चीज़ सीख सकते हैं। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पे आप ओवरकम कर लेंगे, वो नंबर 1, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हैं उस सॉफ्टवेयर में आप आँख बंद करके ये कह सकते हैं कि डेट इज़ एरर फ्री या बग फ्री, एरर फ्री या बग फ्री गारंटेड। मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि मेरे कोड में आपको एरर और बग नहीं मिलेगा अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में गलती नहीं होना चाहिए, तो आपके कोड में भी गलती नहीं निकलेगी, डेट इज़ ट्रू। नंबर 2, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए वो चीज़ चल रही हैं और प्रेजेंटली वो बहुत सक्सेसफुल हैं और उनमें कभी कोई बग्स नहीं आते। हाँ, वो आ सकता है कि सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सर्वर है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, चल नहीं पा रहा है, सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई, सिक्योरिटी क्रैश हो गया, या कुछ भी XYZ, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, या इनकरेक्ट इनपुट्स होने की वजह से डेटाबेस करप्ट हो गया, या इनकरेक्ट हमने इनपुट्स कर दिए, या किसी चीज़ को हम डालना भूल गए, है ना, तो ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोड में कोई एरर आ जाए। दूसरा, अगर हमने कहीं किसी कोड में कोई बदलाव है या अपग्रेड है या एड ऑन है, हम आप कोई चीज़ नई चीज़ एड ऑन कर रहे हैं, तो हमें पूरा प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन नहीं करना, हमें उसी हम पर्टिकुलर सेगमेंट को ही हम कर सकते हैं, मतलब ब्लॉक्स में होंगे, उस पर्टिकुलर ब्लॉक्स में ही हमें काम करना पड़ेगा। पूरा सॉफ्टवेयर को रीडिज़ाइन या रीटेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब अगला टेस्ट आपको कोई भी रीटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, जैसे जैसे आपका इसमें इस चीज़ में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको एक बिलीव आने लगेगा कि जो चीज़ मैंने बनाया है वो 100% श्योर हूँ कि उसमें बग नहीं आएगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। और क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करके कोड किया है, तो मुझे टेस्टिंग में अगर मैंने थोड़ी बहुत कमी बेसी भी कर दी या क्लाइंट को डायरेक्ट डिलीवर्ड भी कर दिया, तो मेरी टेस्टिंग की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 5, एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत से प्रोग्रामर्स जो व्यूअर्स हैं उनको ये लगता होगा कि मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, लेकिन उस प्रोग्रामिंग को, उस प्रोग्रामर को या उस पूरे कंप्लीट सॉफ्टवेयर को आप मल्टीपल लोगों में,
मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में, मल्टीपल टीम्स में आप सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के आप टुकड़े कर सकते हैं कि एक पार्ट ये बनाए, एक पार्ट ये बनाए, एक पार्ट ये बनाए, एक पार्ट ये बनाए, इस तरीके से आप टुकड़े कर सकते हैं। और हाईली एक्सपीरियंस को क्या देना है, लोअर एक्सपीरियंस को क्या देना है, जूनियर प्रोग्रामर को क्या देना है, सीनियर प्रोग्रामर को क्या देना है, ये सब चीज़ें उसमें आप प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट आप इसमें सीख सकते हैं। नंबर 6, कस्टमर सपोर्ट बहुत ख़तरनाक बढ़ जाएगा। कस्टमर सपोर्ट मतलब कि अभी आप कोई कस्टमर आपको कोई चेंजेस बताता है, आप पूरा कोड निकालेंगे, उसको बनाना, चेक करना शुरू करना और अमेंडमेंट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परफेक्ट है और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के परफेक्ट होने के बाद आपने उसको फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग की है, तो आपको कस्टमर बोलेगा नहीं, उससे पहले आप उसको डिलीवर्ड कर देंगे, उस चेंजेस के साथ आप उसको डिलीवर्ड कर देंगे, आप उसको डिलीवर्ड कर सकते हैं। इमीडिएट चेंजेस का फ़र्क, इट मीन्स कि आपकी कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर ने आपको बोला और आपने उसको कर दिया, बोला कर दिया, बोला कर दिया। इट मीन्स कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपकी परफेक्ट है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परफेक्ट है तो प्रोग्रामिंग आपने ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी तो आप किसी भी कहीं भी कोई भी बदलाव आएगा, आप परफेक्टली उनको सॉफ्टवेयर में उस चेंजेस को करके दे सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर हमारा सही है, सब चीज़ सही है, तो आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ जाएंगे। मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आप मार्केट में अपने पैर जमा सकते हैं। अब ये 7 बेनिफिट्स के अलावा भी हज़ारों और बेनिफिट्स हैं जिनको आप उठा सकते हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, जिनको आप कर सकते हैं। सबसे मेजर इम्पॉर्टेंस यही है कि एक तो कोड में एरर होना ख़त्म हो जाएंगे, जो बार बार आते रहते हैं वो सब ख़त्म। दूसरा, आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अपग्रेडेशन, एडवांस डिज़ाइंस कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सकते हैं। बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो इमीडिएट किए जा सकते हैं। 90% मैंने चेंजेस किसी भी सॉफ्टवेयर में इमीडिएट होते हैं, मतलब उसमें मैं कोड को ओपन ही नहीं करता हूँ। हाँ, उस तरह के चेंजेस में मेरे को कोडिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, किसी ने बोला कि यार CSS में कोई चेंजेस है, मतलब इसको रेड कलर की जगह ब्लू कलर कर दो, है ना। इस तरह के हल्के फुल्की कोडिंग और प्रोग्रामिंग होती है, मतलब एक सपोर्ट जूनियर लेवल का प्रोग्रामर उस चीज़ को टैकल कर सकता है। बग फ्री है, मतलब आप क्लाइंट्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग की हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, आप सीधे उठा के आपने प्रोग्रामिंग करी तो आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। और आपको खुद ही एक्सपीरियंस होगा, जब आप जैसे जैसे इस फील्ड में काम करेंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको खुद ही उस चीज़ में बिलीव आ जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बने बनाए कोड को वहाँ अटैच कर रहे हैं, ऑलरेडी टेस्टेड है। जब ऑलरेडी टेस्टेड है तो फिर आपको उसको अटैच करने में प्रॉब्लम क्या है, आपको तो उसको दोबारा टेस्ट करना ही नहीं है ना। आपको टेस्ट क्या करना है, सिर्फ वो सेगमेंट टेस्ट करना है कि आपस में वो सारे अटैचमेंट सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और जो मैंने नए कोड जो बनाए हैं उनकी टेस्टिंग करना है। बाकी चीज़ की तो टेस्टिंग नहीं करना ना, मतलब आपका 90% जो टेस्टिंग्स हैं वो रिमूव हो जाएगी, वो आपको करनी ही नहीं है। तो इन 30 आवर्स में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ स्टार्ट करेंगे। अब आपने इसी में मैं ओरिएंटेशन में एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। बहुत सी फील्ड्स में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब मार्केट में ऑलरेडी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो उस चीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे आपने कॉमनली यूज्ड सुना होगा वर्डप्रेस। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो क्या वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर पे सारा काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती, वो CMS है। जुमला सुना होगा, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि वर्डप्रेस में क्या हो सकता है, जुमला में क्या हो सकता है। इनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, उनकी भी लेक्चर्स अलग से होंगे। अब जो नए नए डेवलपर्स हैं जो वर्डप्रेस सीख के अपने आप को वेब डिज़ाइनर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, ये कस्टमर के लिए भी है कि वो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया और कस्टमर को लगता है कि मेरा काम तो मुझे दिख रहा है ना, दिख रहा है, लेकिन इंटरनली ऑपरेशन फंक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, प्लगइन्स हैं, ये सब चीज़ हैं, तो वो बगी होगा। मतलब कस्टमर इस फील्ड के बारे में ये समझ जाएगा, ये फील्ड एक टाइम ऐसी आएगी कि कचरा हो जाएगी,
तो आपको स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है कि हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स को तो यूज़ करें, लेकिन अगर क्लाइंट की नीड 100% नीड और उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर ड्रीम्स भी अगर रेडीमेड सॉफ्टवेयर में पूरे हो रहे हैं तो ही हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर उसको डिलीवर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कोई भी ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर्स में या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स में हम मेथड्स का इस्तेमाल करके उसको कस्टमाइज प्रोजेक्ट ही बना के दें। लेकिन जो मार्केट में 90% जो कस्टमर्स हैं वो वेबसाइट डिज़ाइंस वाले हैं, उनको कोई ऑपरेशंस नहीं कराना है ना। लेकिन मैं इधर बात कर रहा हूँ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाने की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, जिसमें मल्टीपल बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स कुछ फीड कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स निकल रही हैं। तो डेटाबेस DBMS सॉफ्टवेयर जितने भी होंगे, जो वेब एप्लीकेशंस होंगे, वो आपको बनाने में ये पूरा जो चैप्टर है 30 आवर्स का जो प्रोग्राम है, ये आपको उसमें मदद करेगा। एज वेल एज आपकी नीड और 100% सॉफ्टवेयर की अगर प्रोजेक्ट की नीड और सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन, आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब वर्डप्रेस का हो सकता है उसकी थीम बहुत अच्छी हो, उसकी थीम बहुत अच्छी है, उसका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, ACO अच्छा है, तो वेबसाइट के लिए अच्छी है। लेकिन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ कम्प्लीटली एक ऑपरेशन चल रहा है, वो वर्डप्रेस में तो हो ही नहीं सकता। तो हम उस ऑपरेशंस के लिए तो कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसको इन सब पे कैसे इंटीग्रेट करना है, ये सब चीज़ें हम अगले किसी मास्टर क्लास उसके लिए बना लेंगे कि इन सब चीज़ में हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आपको API नाम का एक शब्द सुना होगा, तो API के थ्रू कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से वर्डप्रेस की प्लगइन बना के आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जुमला की प्लगइन्स बना के इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सब भी हम इसमें करेंगे। मतलब इस फील्ड को कचरा होने से, इस फील्ड में कचरा क्यों होगा, क्योंकि हर आदमी वर्डप्रेस और रेडीमेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीख जाएगा और वो अपने आप को वेब डिज़ाइनर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलेगा। इट मीन्स कि आपके पास वो खुद ही है ना, कोई काम, बहुत से काम ऐसे होंगे जो वो कर ही नहीं पाएगा, वो ऑटोमेटिक वो काम आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आप अपनी फील्ड में उसमें मास्टरी कर सकते हैं और उसको काम करके डिलीवर करके दे सकते हैं। इसमें क्लियर है कि हम आपको बेसिक से लेके सारी चीज़ें बनाना करना शुरू करेंगे। अब हम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको कवर करेंगे ये मैं क्लियर कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो मेथड्स आपने हो सकता है बहुत रेयरली आपने कोई सुनी हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत कम मेथड्स को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा, सिर्फ इनिशियलाइज़ करूँगा ताकि आपको पता चले। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी मैं क्लियर करूँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा, HTML आपको पूरी बताऊँगा, CSS विथ डीप नॉलेज, बेसिक नॉलेज से लेकर डीप नॉलेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही होता है जिसको कंप्यूटर बनाने की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वेब एप्लीकेशंस की एरर की स्टार्टिंग एरर से लेकर एंड तक की सारी एरर पता हो, तो वो उसको डीप नॉलेज कहते हैं कि उसको डीपली नॉलेज है। तो डीपली नॉलेज होने की वजह से आप बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कौन सी चीज़ क्यों आई ये भी आपको पता होता है। फिर क्लाइंट एंड, ये HTML और CSS ये क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग है। क्लाइंट एंड में आपको जावा स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट उतनी यूज़ ना करके हम jQuery ज़्यादा यूज़ करेंगे, jQuery आएगी। फिर सर्वर एंड की प्रोग्रामिंग कौन कौन सी है, ASP.NET जिसमें C# का इस्तेमाल हम कुछ करेंगे, ये आपको मैं क्लियर करूँगा। फिर हम एक अलग से एक मास्टर क्लास शुरू कर देंगे जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery के साथ PHP को कैसे इंटीग्रेट करना है, वो एक अलग मास्टर क्लास हो जाएगी। इसके अलावा फर्दर, और इसी के अलावा एक जावा भी हो सकती है, जावा या JSP, और एंड्रॉयड भी हो सकती है। एक और मास्टर क्लास हम एंड्रॉयड का स्टार्ट कर सकते हैं, जो बाद में स्टार्ट करेंगे, जिनको पहला ये क्लियर कर दूँ। इतने होने के बाद फिर इसी के अंदर एक और एडॉन्स जो आप इसके अंदर सीखेंगे, इन सब चीज़ के साथ आप विंडोज़ सर्वर को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, विंडोज़ सर्वर का कैसे यूज़ होगा, उसमें विंडोज़ सर्वर में IIS हैंडलिंग है, डेटाबेस हैंडलिंग है, और DNS हैंडलिंग है, और बाकी और भी कई सारी चीज़ें, कंट्रोल पैनल है, और सर्वर में कौन कौन सी एरर्स आती हैं, और सर्वर का इस्तेमाल यूज़ कितनी तरह की मेथड्स होती हैं, ये भी है। और इन सब को ज़रूरी नहीं है कि 30 आवर्स, हो सकता है कुछ आवर्स बढ़ जाएं, क्योंकि हम इसमें एक प्रैक्टिस सेट भी जोड़ेंगे। मतलब मैं आपको जो लेक्चर दूंगा वो 30 आवर्स का दूंगा, 30 आवर्स के आपके प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊंगा, और 30 आवर्स आप अपने असाइनमेंट के मान लें।
मतलब अगर मैं रोज़ का 2 आवर्स अगर आपको कवर कराता हूँ, मतलब 1 आवर फॉर लेक्चर, 1 आवर फॉर प्रैक्टिकल, 1 आवर फॉर असाइनमेंट, तो डेली के 33 आवर्स आपको एक्सपेंड करना है और आप 30 डेज़ में आप मास्टर हो जाएंगे। मेरा लेक्चर जो 30 आवर्स का होगा, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट होगा जहां मैं आपको प्रैक्टिस सेट करके बताऊंगा, और 30 आवर्स मतलब आप खुद को सेल्फ असाइनमेंट को उसको सॉल्व करना है। असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद उसको आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि मेरी वो चीज़ सही हो रही है या नहीं हो रही है, आपको खुद को करना है। और वो आप मुझे सबमिट भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्सेज़ का ये मेरा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मैं आपको पूरा कंप्लीट करूँगा। इस 1 आवर में मैंने आपको सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए ये 1 आवर है। अब नेक्स्ट आपको जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो वो आपकी हम लेक्चर्स के थ्रू स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट HTML एंड CSS से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे, और इन सभी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू उस चीज़ को कैसे कर रहे हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम इसमें जो भी हमारी वीडियोस डालेंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा। उनका फॉर्मेट ये होगा 01.1, मतलब 01 इज़ यूनिट और 0.1 मतलब उस पर्टिकुलर यूनिट में कितने चैप्टर्स हो सकते हैं। ऐसे करके आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब आप सीधे 10.10 नहीं पढ़ना शुरू कर देंगे, आप पहले 0.1 पढ़ेंगे और फिर 0.1 पढ़ेंगे, देन एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको 10 नंबर पॉइंट, क्योंकि 10 नंबर पॉइंट में हो सकता है मैं कोई भी किसी भी चैप्टर्स का या यूनिट का मैं आपको वो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, इन्वॉल्व कर सकता हूँ। और हर चैप्टर्स में टॉपिक्स हो सकते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं, छोटी छोटी 10-10, 20-20 मिनट्स की छोटी छोटी टॉपिक्स हो सकते हैं जो वीडियोस के फॉर्मेट में डलेंगे। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगे वो इसी फॉर्मेट में होंगे, आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। हम एक एक करके उसमें इनिशियलाइज़ करेंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर आपने फर्स्ट से पढ़ रहे हैं और लास्ट तक आ गए हैं और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो आप सीधे उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसका किसी एक टॉपिक में उस पर्टिकुलर का अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। अगर वो टॉपिक्स होगा तो, अननेसेसरी अगर आपने कमेंट्स करा तो उसका रिप्लाई नहीं होगा। अगर कोई कॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है या कोई मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ FB मैसेंजर का ही आप इस्तेमाल करें, FB मैसेंजर का, जस्ट FB मैसेंजर का, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियोस को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा कलीग्स को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को आप ये शेयर कर दें, ताकि जो फ़ायदा आप उठा रहे हैं वो फ़ायदा वो भी उठा सकें। और ये पूरा प्रोग्राम आपका फ्री है, टोटल फ्री है। आपको इसका यूट्यूब को कोई पैसा चार्ज नहीं करना है। लेकिन जब इसमें जितनी भी मेथड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन इसकी एडवांस मेथड्स के लिए मैं उसका पेड वर्ज़न निकालूंगा। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको पेड वर्जन्स के साथ मैं आपको उसको स्टार्ट करूंगा, जिसमें हमें एडवांस मेथडोलॉजी को बताऊंगा। बहुत सी एडवांस मेथडोलॉजी कौन कौन सी होती हैं वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा। आज के लेक्चर्स में इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। थैंक यू।